तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो व्लॉग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करूंगा और उस सीरियस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ में होगा दिलीप। दिलीप को आपने मेरे साथ एक दो व्लॉग में और देख लिया होगा। बहुत थकान महसूस हो रही है इसलिए हम सोएंगे। जिंदा दिया तो बोलो ना तकिया, ले बेटा अभी दुनिया, प्यार न किया तो किया। तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ दिलीप के घर पे और दिलीप गया है ऊपर छत पे कपड़े लेने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में हम उस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। और वो टॉपिक है कि हमारी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो प्रथाएं हैं जो कि गलत है, लेकिन सोसाइटी आज भी मान रही है उनको। वो भी किस लिए? एक दूसरे को देखकर, सिर्फ उनमें खुद की स्थिति को नहीं देख रहे, वो सिर्फ सोसाइटी को देख के ही वो मान रहे हैं। तो गाइस, अभी मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ और अभी दिलीप बाहर है। तो अब हम उन प्रथाओं और परंपराओं के बारे में बात करेंगे जो कि गलत है। और तो गाइस, अभी दिलीप आ गया है और अभी हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अभी मैं इसके लिए कुछ लेके आया था, किटकैट, क्योंकि मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम सोसाइटी से संबंधित किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा पहली ऐसी वीडियो होने वाली है जो कि सोसाइटी से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत इस किटकैट से करते हैं ताकि सोसाइटी में एक बदलाव की पहली वीडियो है ये मेरी। तो गाइस, हम पहला टॉपिक ले रहे हैं दहेज प्रथा। तो पता तो सबको है कि दहेज प्रथा गलत है और आजकल शिक्षा इतनी बढ़ने के बावजूद भी दहेज प्रथा जैसी परंपराओं को मानते हैं लोग। और तो अभी मैं दिलीप से पूछूंगा कि दहेज प्रथा के बारे में ये क्या सोचता है और मैं भी बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। तो दिलीप, तेरे अनुसार दहेज प्रथा के बारे में तू क्या सोचता है? दहेज प्रथा के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि लोग दहेज को मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि दूसरों को देख कर कि उसने इतना पैसा दे दिया, इतना दहेज दे दिया तो मुझे भी इतना देना चाहिए, जबकि ये चीज़ गलत है। लेकिन अगर कोई पिता अपनी बेटी को अपनी खुद की आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार देना चाहता है तो वो दे सकता है। इसमें ऐसा कोई गलत नहीं है कि दहेज नहीं देना चाहिए। मैं इसके ऐसा मेरा मानना ये नहीं है कि गलत है। मेरा ये मानना ये है कि कोई भी पिता मतलब किसी से उधार लेकर के, लोन लेकर के बेटी को नहीं दे, खुद के अपने ऊपर बोझ ये न डाले कि मुझे दहेज देना है और बराबरी करनी है किसी की। मेरा तो ये मानना है बाकी दहेज देना चाहिए। आपने वीडियो में देखा होगा कि हम राजवीर सर हैं जो भी इस बात से यही बोल रहे हैं कि बेटियों को मतलब बेटियों का हक भी पिता की संपत्ति में होना चाहिए। उसका यही है। हाँ, दिलीप के अनुसार ये सही है कि मतलब दहेज देना चाहिए, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, मतलब गिफ्ट के तौर पे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि दहेज में सामान भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, तो उतना ही दे जितना अपने पास है। जैसे कि मान लो कि 2 लाख रुपए हैं अपने पास, तो उसके अनुसार ही दे कि अपने घर में भी उस पैसे को काम में लिया जा सके। और मतलब घर में ऐसे नहीं हो कि हम भूखे मर रहे हैं और दहेज के नाम पे हम उसको दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि गिफ्ट के तौर पे देना सही है, लेकिन ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो दहेज प्रथा की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कि जो लड़कियों के माता पिता होते हैं, वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो लड़का तो उनके घर में ही होता है तो उसका तो हिस्सा होता ही है घर में, लेकिन वो उनकी बेटियों को शादी करने के बाद में वो तो अलग घर में चली जाती है, तो वो दहेज के रूप में उस प्रॉपर्टी का हिस्सा देते हैं। लेकिन आजकल उस चीज़ को प्रॉपर्टी के हिस्से देते हैं और गिफ्ट के तौर पे भी देते हैं। लेकिन आजकल उस चीज़ को ये बना दिया गया है कि एक प्रथा बना दी गई है कि जिसकी स्थिति नहीं है ना ज़्यादा पैसे देने की, आजकल वो भी उन जो ज़्यादा पैसे देते हैं उनको देख करके
ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करता है, वो खुद की स्थिति नहीं देखता, सोसाइटी को देखता है कि समाज में ऐसा हो रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, जो कि ये गलत है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा जैसे किसी से लोन लेके या ऐसे देगा तो फिर वो खुद कर्जे में डूब जाएगा और फिर पूरी ज़िंदगी भर उस चीज़ के पीछे लगा रहेगा, हमेशा दुख में रहेगा। तो दहेज में सिर्फ उतना ही देना चाहिए जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। तो भाई अब शुरुआत करते हैं मृत्यु भोज के बारे में। तो फिर से वही दिलीप से पूछूंगा कि मैं मृत्यु भोज के बारे में वो क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, गलत है सही है, पहले ये अपने खुद के अनुसार बताएगा। मेरे हिसाब से मृत्यु भोज कुछ मायनों में सही भी है, कुछ मायनों में गलत भी है। सही मायनों में इसलिए है कि किसी परिवार में कोई डेथ हो जाती है तो उसमें एक दुख का माहौल होता है। उस दुख के माहौल को कम करने के लिए लोगों का आना जाना, और 12 दिन तक लोगों का आना जाना होता है, 15 दिन तक भी होता है। तो उस लोगों के आने जाने सांत्वना देने से जो परिवार में दुख का हुआ है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो अकेला रहेगा, ये नहीं होंगी, परंपराएं नहीं होंगी, तो वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा तो वो आत्महत्या भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो इसको कम करने के लिए लोगों का आना जाना, और उसके लोग आएंगे जाएंगे तो उनके लिए खाना वाना भी बनेगा। तो वो उसकी शुरुआत वहीं से हुई है मृत्यु भोज की। लेकिन वर्तमान समय में ये हो गया है कि लोग इसको बराबरी के तौर पे भी देख रहे हैं कि उन्होंने मृत्यु भोज पे ये बनाया है तो हम भी ये बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कम भी हो रहा है कि अब वो नहीं रहा है। मतलब मृत्यु भोज का ये है कि आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार ही कुछ भी करना चाहिए, और किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि ऐसा करें। लेकिन समाज में आजकल हो ये रहा है कि जैसे कि मृत्यु भोज में भी जैसे कि किसी विवाह में होता है ना, वैसे ही खाना बनाते हैं। और आजकल लोग मृत्यु भोज में आते हैं और फिर बोलते हैं कि यार रायता सही नहीं बना था यार, ऐसे वैसे, मतलब वो फिर कुछ लोगों की स्थिति ऐसी होती है जो कि मतलब मृत्यु भोज करने की स्थिति में नहीं होते वो, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उससे भी फिर जैसे कि दहेज प्रथा से भी आर्थिक बोझ बढ़ता था, उसी तरह से ये मृत्यु भोज में भी आर्थिक बोझ बढ़ता है। और मेरा तो ये मानना है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो फैमिली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और लोग आते हैं और बोलते हैं कि खाना सही नहीं बनाता, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और तो दिलीप का तो ये मानना है कि मृत्यु भोज करना चाहिए, लेकिन आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि मृत्यु भोज बिल्कुल ही ना करे, क्योंकि उससे आर्थिक बोझ भी बढ़ता है और परिवार उस टाइम पे दुखी भी होता है। लेकिन ये बोल रहा था कि सांत्वना देने के लिए, उनको थोड़ी शांति के लिए रिलेटिव्स आते हैं, और वो बात ठीक है, रिलेटिव्स का आना उस टाइम पे ठीक भी है, उससे सांत्वना भी मिलती है। लेकिन एक मृत्यु भोज ये एक तरीका है क्या जिससे लोग बाग आते हैं? लोग ऐसे मिलने के लिए भी तो आ सकते हैं कि उनका भी तो उनसे कुछ अटैचमेंट होता है। तो अभी मेरा एक दोस्त था, तो उसकी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो अब मैं उसकी दादी के मृत्यु भोज में नहीं जा रहा था, लेकिन उसने मेरे पास कोई 5-6 फ़ोन कर दिया और बोल रहा था कि नहीं आएगा तो फिर अपने बोल चाल कम हो जाएगा, ऐसे वैसे। वो क्या है ना, उस मृत्यु भोज को बढ़ावा दे रहा था। अब मैं उस चीज़ को मतलब सोच गया कि यार ये बोलना बंद कर देगा, तो इस चीज़ को सोच के मैं चला गया। लेकिन मैं उस चीज़ मतलब मैं वहाँ पे जाके आने के बाद में पछता रहा था कि यार मैं इस चीज़ में गलत शामिल हुआ। क्योंकि जब एक इंसान इस चीज़ में शामिल होता है तो लोगों को बढ़ावा मिलता है ऐसी गलत परंपराओं को निभाने में। ये बाल विवाह, दहेज प्रथा और ये मृत्यु भोज जैसी मतलब बहुत सारी प्रथाएं है ना, इनके बारे में स्कूलों में भी टीचर पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करना गलत है। लेकिन आजकल टीचर भी उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने देखा है कि उनकी फैमिली में जब कोई एक्सपायर हो जाता है या मतलब कोई छोटा बालक होता है, उसकी बाल विवाह कर देते हैं और मृत्यु भोज भी करते हैं। तब वो स्कूल में तो पढ़ाता है कि ये सारी चीज़ें गलत है, लेकिन
एक टीचर का खुद की फैमिली में वो करता है गलत चीज़ें, तो जो उसके आसपास के लोग हैं, गांव में हैं, वो उस चीज़ को देखते हैं कि टीचर होने के बावजूद, शिक्षित होने के बावजूद भी वो गलत परंपराओं का साथ दे रहा है। तब समाज कैसे सुधरेगा जब एक टीचर ही ऐसा कर रहा है? ये तो टीचरों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो पढ़ा रहे हैं सही के बारे में, तो उनको अपने व्यवहार में, अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए ऐसी गलत परंपराओं का भी साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन टीचर शिक्षित होके भी अशिक्षित बन रहे हैं। तो वैसे अगला टॉपिक हमारा ऐसा रहने वाला है जिसको देख के शायद मेरे घर वाले और इसके घर वाले भी इस वीडियो को देख के सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्योंकि वो भी पुराने ज़माने के आदमी है ना, मतलब तो उन्हीं परंपराओं का साथ देते हैं वो तो। लेकिन यह है कि जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि वो मुझे लड़े, इसको लड़े, लेकिन और ये भी हो सकता है कि वो इस चीज़ को समझे कि गलत है, उसके बारे में बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटरकास्ट मैरिज, कि एक दूसरी जाति में विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वही अपना कि दिलीप क्या सोचता है इस सब के बारे में, फिर अपना बताऊंगा मैं। इंटरकास्ट मैरिज जो है वो बहुत पुराने से चला आ रहा है। जैसे मिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि मुगलों ने हिंदुओं से अंतर्जातीय विवाह किया था। अब ये मुझे पता नहीं कि किस कारण से किया था, उसके पीछे क्या कारण था, लेकिन उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि वर्तमान समय में भी करना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह इसलिए करना चाहिए, इससे जातिगत समानता जो है वो जातिगत असमानता दूर होती है और जो जातिगत पुरानी परंपराएं हैं उनका भी कहीं ना कहीं अंत होता है। तो इसलिए इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए। तो दिलीप का तो सिर्फ इतना ही मानना है कि जातिगत समानता के लिए इंटरकास्ट मैरिज ज़रूरी है, और सही बता रहा है ये भी। लेकिन इसने और भी बहुत चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वो जब अपनी मनपसंद से शादी करते हैं तभी पूरा जीवन भर एक दूसरे का साथ दे पाते हैं। और बाकी जो ये अरेंज मैरिज होती है ना, इसमें हालांकि कुछ कुछ लोगों की अरेंज मैरिज टिक जाती है लंबे समय तक, लेकिन एक अरेंज मैरिज एक लड़के और लड़की के ऊपर बोझ बन जाती है कि अपनी शादी हो गई है, इतने पैसे खर्च हो गए हैं, तो मतलब एक दूसरे को पसंद ना करते हुए भी फिर एक साथ रहना पड़ता है उनको। और लड़की भी ये सोच जाती है कि अपने उसके घर वालों की क्या इज्जत रहेगी अगर उसने उसको छोड़ दिया तो। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं सोचती कि उसकी खुशियों का गला घोटा जाएगा उस चीज़ में। और लेकिन एक बात ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा तलाक और ये सब हो रहे हैं, और जबकि अब बहुत खोजबीन के शादी कर रहे हैं। पहले इतना देख के शादी नहीं करते थे, और पहले बहुत कम तलाक हो रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। तलाक भी अरेंज मैरिज में ज़्यादा हो रहे हैं। और समाज में यह है कि अगर जैसे कि 100 लोग लव मैरिज शादी कर रहे हैं, अगर उसमें से 2 लोगों की लव मैरिज नहीं टिक पाई, तो वो उन 2 लोगों को देख के ये कर लेते हैं कि लव मैरिज गलत है। और जबकि अरेंज मैरिज में ये होता है कि वो जैसे कि 100 लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो उनमें से 90-95 लोग दुखी ही रहते हैं। वो बस एक दूसरे के साथ में मजबूरी में जुड़े रहते हैं, अपनी फैमिली के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में, समाज के चक्कर में, अपनी खुशियों को नहीं देखते। और जबकि लव मैरिज में एक दूसरे को समझने के बाद ही वो ये डिसीजन लेते हैं कि उसके साथ ही शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और रही इंटरकास्ट मैरिज की बात, तो इंटरकास्ट मैरिज इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो जातिगत समानता के लिए, और इंसानों में मतलब ये भेदभाव की बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि अपने मतलब खुद के धर्म को, खुद की जाति को ऊंचा मानते हैं, और जो नीचे की जाति को मानते हैं उनके साथ में शोषण करते हैं और उनके साथ में व्यवहार ठीक नहीं करते। और
और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी तो बस इतना ही इस वीडियो में। और भी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनके बारे में हम जैसे भी मौका मिलेगा बीच बीच में बात करने का, उनके बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे कि हमारे अनुसार कैसे सही है और कैसे गलत है। अब जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज है, दहेज प्रथा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें कुछ सही भी है गलत है, लेकिन ज़्यादातर तो दहेज प्रथा, मृत्यु, भोज, बाल विवाह, इनमें गलत ही होता है। और इंटरकास्ट मैरिज तो मेरे हिसाब से आज के समय के अनुसार ज़रूरी है।